आज हम सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री का 2023 का पेपर 347 CF। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय। ये ठोस अवस्था से लिया गया है जो कि हटाया जा चुका है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे आपको नहीं करना। दूसरा प्रश्न है कि तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई होती है। मतलब ये जो सांद्रता की इकाइयाँ दे रखी हैं, इनमें से ऐसी कौन सी इकाई है जो तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तो सबसे पहले दे रखा है नॉर्मलता। नॉर्मलता कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्या होती है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसके? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। दूसरी इकाई क्या दे रखी है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी कि ऊपर क्या है? द्रव्यमान, नीचे क्या है? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब किससे गुणा कर दोगे? 100 से। तो दूसरा ऑप्शन ये दे रखा है। तीसरा क्या दे रखा है? मोललता। मोललता क्या होती है? स्मॉल एम। स्मॉल एम, और इसमें मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, ये होती है मोललता। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? मोलरता। मोलरता क्या होती है? कैपिटल एम। ये क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि स्मॉल एन। तो विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से भी प्रदर्शित करते हैं, बटा आयतन लीटर में। ठीक है, नॉर्मलता क्या हो गई? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसको GE लिख देते हो, ग्राम इक्विवेलेंट बटे आयतन लीटर में। ठीक है, ये क्या हो गया? द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। तीसरा क्या ऑप्शन है? मोललता। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बटे विलायक का भार, तो विलायक का भार है कैपिटल W। और मोलरता क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे तीन इकाइयाँ जो हैं, नॉर्मलता आयतन पर निर्भर कर रही है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी आयतन पर निर्भर कर रही है, और मोलरता भी क्या कर रहा है? आयतन पर निर्भर कर रही है। लेकिन मोललता की बात करो तो ये आयतन पर निर्भर नहीं करती। क्या आयतन और तापमान में कोई संबंध है? तो देखते हैं। अगर तापमान को बढ़ाओगे, ठीक है, अगर किसी लिक्विड को गर्म करोगे, जैसे हमने मान लो 1 लीटर जल ले लिया, क्या ले रखा है? 1 लीटर जल ले रखा है। अगर हम इसको क्या करें? गर्म करें, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, यानी इसका आयतन क्या होगा? तापमान बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम होगा। तो ताप बढ़ने से आयतन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि अगर ताप बढ़ाओगे तो आयतन कम होगा, ताप घटाओगे तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि द्रव का आयतन ताप पर निर्भर कर रहा है। और आयतन पर कौन कौन सी चीज़ें निर्भर कर रही हैं? नॉर्मलता, द्रव्यमान आयतन और मोलरता। तो चूंकि ये आयतन पर निर्भर कर रही हैं, इसलिए किस पे निर्भर करेंगी? ताप पर भी निर्भर करेंगी। यानी कि ताप को अगर बदलोगे तो इसमें भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा और इसमें भी चेंज होगा। इसमें आयतन का कोई भी पद नहीं है, तो इस वजह से इस वाले पे, यानी कि मोललता पे, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोललता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोललता। मोललता जो है वो तापमान से स्वतंत्र इकाई हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो आपको एक सूत्र बताया था मैंने, लीटर, लीटर की पावर n-1, मोल की पावर 1-n, सेकेंड इनवर्स। ये याद रखो, ये क्या होता है? वेग स्थिरांक का मात्रक किसी भी कोटि के लिए। यहाँ पर n क्या है? कोटि। जो भी कोटि दे रखा हो, जैसे प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो n बराबर क्या रख देंगे हम? 1। n बराबर 1 रखोगे तो आ जाएगा लीटर, n की जगह पे 1 रख दिया, 1-1। मोल की पावर क्या हो गया? 1-1, और सेकेंड इनवर्स, लीटर 1-1 क्या हो गया? 0। मोल की पावर भी क्या हो गई? 0, और ये सेकेंड इनवर्स। अब किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मान भी 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया। केवल और केवल क्या बचेगा हमारे पास? सेकेंड इनवर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है? ध्यान देना, बेंजल्डिहाइड क्या होता है? ये बेंजल्डिहाइड बेंजीन रिंग, और उसमें क्या जुड़ा होगा? CHO। ठीक है, और बेंजिल अल्कोहल क्या होता है? तो बेंजिल अल्कोहल क्या होते हैं? CH2
OH, ये होता है बेंजिल अल्कोहल। ये कौन सी अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त हो सकता है? तो एल्डोल संघनन, पहला ऑप्शन है एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन केवल वही देते हैं जिनके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। क्या इसके पास, क्या बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? तो ये हमारा मेन कार्बन, इससे जुड़ा हुआ सीधे ये कार्बन है। इसके 4 बॉन्ड पहले से ही पूरे हैं। यहाँ पे क्या है? एक डबल बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये एल्डोल संघनन नहीं देगा। और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, वो क्या देते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। और कैनिजारो अभिक्रिया में क्या चीज़ था कि हमें क्या लेने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल लेने होते थे एल्डिहाइड के, ऐसी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है? एल्डिहाइड है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके हम कितने मोल लेंगे? 2 मोल। किसके साथ रिएक्शन कराओगे? NaOH के साथ इसकी रिएक्शन होती थी। क्या बन जाता था? एक का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण, 1 मोल का ऑक्सीकरण, और एक अणु का क्या हो जाता है? अपचयन। तो जब ऑक्सीकरण होगा तब क्या बनेगा हमारा? COOH। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराओगे तो अम्ल बनते हैं। अब चूंकि ये अम्ल बना और यहाँ पे क्षार पहले से उपस्थित है, तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे? लवण। तो ये हो जाएगा COONA। और प्लस इसके अलावा क्या बनेगा? एक का हो गया ऑक्सीकरण और लवण बन गया, दूसरे का क्या हो जाएगा? अपचयन। तो एल्डिहाइड का अपचयन जब भी कराओगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। और यही क्या है? बेंजिल अल्कोहल। यही है हमारा बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल बना सकते हो किस अभिक्रिया के द्वारा? कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा बना सकते हो। ये अभिक्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार ये पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न क्या है? हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है भाई? ये आपने अमीन वाले चैप्टर में पढ़ा था। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है? हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है C6H5SO2Cl। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये हो जाएगा हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा क्षारक DNA में उपस्थित नहीं होता है? तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। DNA में कौन कौन से क्षारक उपस्थित हैं? तो DNA के लिए ट्रिक है CATG, कैट जी। और RNA के लिए ट्रिक है काउ जी। RNA के लिए क्या ट्रिक है? काउ जी। ठीक है, दोनों ही याद रखना है। C फॉर क्या है? C से क्या है हमारा? सिस्टीन। C से सिस्टीन। A से क्या है? एडेनिन। T से क्या है? T से क्या है? थायमीन, थायामीन। G से क्या है? गुआनिन। और U से क्या है? यूरेसिल। ठीक है, तो अब देखो DNA में क्या क्या होगा? सिस्टीन, एडेनिन, थायमीन और गुआनिन। कैट जी। RNA में क्या क्या होगा? सिस्टीन, एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन। तो DNA में कौन सा उपस्थित नहीं है? तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? यूरेसिल वाला। DNA में यूरेसिल उपस्थित नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? C, यूरेसिल। ओके, तो ये हो गया आपके बहुविकल्पीय, काफ़ी आसान से बहुविकल्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं अति लघु उत्तरी का। पहला, तो पहला है सॉटकी दोष क्या होता है? अब ये वाला प्रश्न भी आपका ठोस अवस्था से आया, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो, या तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है। दूसरा प्रश्न है परासरण दाब किसे कहते हैं? तो परासरण दाब क्या होता है? परासरण क्या होता है? तो बीच में क्या होती थी, अगर तुम्हें ध्यान है, बीच में क्या होता था? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसके एक तरफ कम सांद्रता वाला विलयन था और एक तरफ क्या था? बहुत अधिक सांद्रता वाला विलयन था। ठीक है, 2 प्रकार के विलयन भरे हुए थे जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग थे। एक तरफ कम सांद्रता वाला विलयन था और दूसरी तरफ क्या था? अधिक सांद्रता वाला विलयन था। अब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है।
फिर से बोल रहा हूँ, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना हम दाब लगाते हैं, जितना दाब लगाते हैं उसी दाब को क्या बोल देते हैं हम? परासरण दाब। ठीक है, तो परासरण दाब क्या हुआ? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाया जाता है उसको परासरण दाब कहते हैं। अब अगला इसी में पॉइंट है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो परासरण क्या होता है? परासरण को पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई बराबर क्या होता है? C/RT, जहाँ पे C क्या है? सांद्रता होती है और इसका फॉर्मूला होता है C बराबर क्या होता है? N/V और RT। N क्या है? मोलों की संख्या, यानी कि परासरण दाब किस पर निर्भर कर रहा है? अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। अगर कोई भी गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं। तो चूंकि परासरण दाब अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है, इसलिए पाई क्या होगा? एक अणुसंख्य गुणधर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, पाई क्या होगा? एक अणुसंख्य गुणधर्म होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउश नियम को समझाइए। तो क्या पूछा गया है? कोलराउश नियम। कोलराउश नियम क्या था कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट में उपस्थित धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा उस विद्युत अपघट्ट के ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ कि किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कहाँ पर? अनंत तनुता पर। किसके बराबर होगी? उसमें उपस्थित धनायन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर प्लस उसमें उपस्थित ऋणायन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर, इसके योग के बराबर होती है। एक लाइन लिखोगे, फिर ये वाली समीकरण लिख लोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस नियम के अनुप्रयोग को बताइए। तो पहला अनुप्रयोग तो यही हो गया, क्या निकालने में? अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करने में। पहला उपयोग हो गया मोलर चालकता को ज्ञात करने में, और दूसरा उपयोग इसका क्या हो जाएगा? अल्फा को निकालने में। अल्फा बराबर क्या था? λm/λm0। ठीक है, λm/λm इनफाइनाइट या λm0 कुछ भी पढ़ सकते हो। तो इससे क्या निकाल सकते हो? मोलर चालकता भी निकाल सकते हो और अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि वियोजन की मात्रा। तो दो चीज़ें निकाल सकते हो, मोलर चालकता ज्ञात करने में, ठीक है, और दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, द्रवरागी तथा द्रवविरागी कोलाइडों को उदाहरण सहित समझाइए। ये वाला चैप्टर भी हटाया जा चुका है तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट प्रश्न तीसरे का क्या है? अंतःकेंद्रीय घनीय एकक कोशिका, ये भी सॉलिड स्टेट का है, ठोस अवस्था का है, तो इसको भी स्किप कर सकते हो, ये भी सिलेबस में नहीं है। अगला प्रश्न है तीसरे का H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? तो इसका एक लाइन का जवाब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O क्या होता है? द्रव होता है, और H2S क्या होती है? गैस होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ है? तो देखो एक बार, H2O ऐसे लिख सकते हो, H2O को हमने ऐसे लिख दिया, H2O। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होने वाली आंशिक बंध को दिखाता है। मतलब पहले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में एक आंशिक बंध बनते हैं, और इन आंशिक बंध को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन क्या होता है? बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा तो ये क्या करेगा? इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियल माइनस चार्ज। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इस पे भी क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। अब प्लस और माइनस के बीच में क्या बन जाती है? एक आंशिक बंध बन जाती है आकर्षण की वजह से, और इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। और इस हाइड्रोजन बंध के कारण जितने भी इसमें जल के अणु हैं वो एक दूसरे से क्या रहेंगे? बंधे रहते हैं, और इसी वजह से ये क्या होता है? द्रव होता है। जब बात करोगे H2S की, तो H2S में सल्फर क्या होता है?
विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है। तो H2S में हाइड्रोजन और S के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि सल्फर क्या है, कम विद्युत ऋणात्मक होता है, इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं होगी तो ये कैसा हो जाएगा, गैस हो जाएगा, क्योंकि इसके जो अणु होंगे एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे और ये गैस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। पहला है हमारा डाइक्लोराइडो बिस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसको करने के लिए सबसे पहले देखोगे कि कौन सी धातु उपस्थित है। तो पहले में कौन सी धातु उपस्थित है, कोबाल्ट, सबसे पहले लिख लिया हमने कोबाल्ट। अब क्या देखना है हमें कि इसमें कौन कौन से लीगेंड हैं। तो पहला लीगेंड है डाइक्लोरिडो। डाइक्लोरिडो का मतलब दो क्या लगे हुए हैं इसमें, Cl, तो Cl हो गए दो। फिर बिस, बिस का मतलब क्या है, दो। ठीक है, बिस का मतलब भी क्या है, दो। तो दो क्या लगे हुए हैं, एथेन 1,2 डाइअमीन। अब ये एथेन 1,2 डाइअमीन क्या होता है, ये पढ़ चुके हो तुम, CH2 NH2 CH2 NH2। अगर इसका IUPAC नाम लिखोगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, दो कार्बन है, एक नंबर पे भी अमीन है और दो नंबर पे भी अमीन है। दो कार्बन है, दो के लिए क्या लिखोगे, एथेन। ठीक है, फिर एक पे भी अमीन है, दो पर भी अमीन है, तो 1,2 और डाई अमीन, एथेन 1,2 डाई अमीन। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते थे, सीधे सीधे एथिलीन डाई अमीन। क्या बोलते थे, एथिलीन डाई अमीन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रदर्शित करते थे किससे, EN से। किससे प्रदर्शित करते थे, EN से। तो कितने यहाँ पे EN लगे हुए हैं, बिस। बिस का मतलब क्या है, दो, तो दो क्या लगे हुए हैं, EN। तो हमने क्या लगा दिए, 2 EN। उसके बाद बाहर क्या लगा हुआ है, क्लोराइड। अब बाहर कितने क्लोराइड लगे हैं ये किस बात पर निर्भर करेगा, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पर। तो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है, ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है 3, यानी कि इसके ऊपर आवेश कितना हो गया, +3। Cl के ऊपर कितना आवेश होता है, एक Cl पे -1, तो ये हो जाएंगे 2 Cl पे कितना हो जाएगा, -2। En कैसा होता है, उदासीन, इसके ऊपर 0। अब +3 ये है, -2 ये है, कितना बचेगा ब्रैकेट के ऊपर, प्लस का 1। और इस प्लस के 1 को उदासीन बनाने के लिए बाहर कितना आवेश लगा होगा, बाहर कितने माइनस लगे होंगे, तो 1, यानी कि बाहर कितने Cl होंगे, 1। यही हो गया हमारा सूत्र, CO Cl2 En2 Cl। ठीक है, नाउ दूसरा प्रश्न क्या है, आयरन 3 हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। आयरन शुरुआत में क्या लगा हुआ है, धनात्मक, और बाद में क्या है, ऋणात्मक संकुल है। तो पहले हम लिखते हैं ऋणात्मक संकुल, और इसमें देखेंगे कौन सी धातु है, तो फेरेट लिखा हुआ है। फेरेट का मतलब क्या होने वाला है, Fe। ठीक है, फेरेट 8 क्यों लगा है लास्ट में, क्योंकि ये क्या है, बाद में क्या है, ऋणात्मक संकुल है। ठीक है, साइनाइडो का मतलब क्या है, Cn, और कितने लगे हुए हैं Cn, हेक्सा। हेक्सा का मतलब 6। ये ऋणात्मक संकुल है, ये बाद में होगा। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, Fe, आयरन। ठीक है, ध्यान देना। अब हम बात करते हैं Fe, फेरेट 2। इसके ऊपर आवेश कितना है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दे रखी है, 2, तो इसके ऊपर आवेश हो गया 2। 6 है Cn, एक Cn के ऊपर -1 होता है, 6 Cn के ऊपर कितने हो जाएंगे, -6। ठीक, -6 ये है, प्लस के 2 ये हैं, ब्रैकेट के ऊपर आवेश कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, -4। अब इस ब्रैकेट के ऊपर -4 आवेश है। जो बाहर आयरन है उसके ऊपर आवेश कितना है, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दे रखी है, 3, तो इसका मतलब इसके ऊपर आवेश कितना है, 3। अब देखो भाई, इतना काम हमारा खत्म हो गया इस +2 से, और इस -6 से हमें कोई मतलब नहीं रह गया। अब ब्रैकेट के बाहर कितना है, -4 आवेश, और ये बाहर कितना, सॉरी, ब्रैकेट पर कितना है, -4 आवेश, और बाहर कितना है, +3। अब इनको अगर हमें उदासीन बनाना है, क्या ये उदासीन है, अभी उदासीन नहीं है। उदासीन बनाने के लिए इन आवेशों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करोगे, ये जो Fe+3 है इसको गुणा कर दोगे किससे, 4 से, और इसको गुणा कर दोगे किससे, 3 से। देखो भाई, जब 3 से इसको जब 4 से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 +12। तो बाहर भी कितना हो गया आवेश, +12। ब्रैकेट के ऊपर कितना आवेश हो जाएगा, 4 × 3 -12। +12 और -12 मिलकर के क्या हो गए, उदासीन हो गए। और उदासीन अगर हो गए तो हमारा फार्मूला क्या निकल करके आया, Fe4 FeCN6, और इसका क्या, होल थ्राइस। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट फार्मूला।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से समझना। ये हमने क्यों किया इसको 4 से गुणा, क्योंकि इधर हमें +12 आवेश करना था और इधर हमें -12 आवेश करना था, तभी ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर पाएंगे। ठीक, तो करेक्ट फार्मूला हमारा क्या हो गया, ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रोटीन्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड किससे मिलकर के बनी होती हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती हैं। प्रोटीन्स अल्फ़ा अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती हैं। अब इसकी जो संरचना है, दो प्रकार की, कौन कौन सी पढ़ रहे हो आप, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक संरचना में क्या होता है कि ये जो अल्फ़ा अमीनो एसिड हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड हैं एक दूसरे से एक सीधी लाइन में जुड़ जाते हैं, तो क्या बनती है, हमारी प्राथमिक संरचना बनती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वैलीन, वैलीन से क्या जुड़ गया, हिस्टीडीन, हिस्टीडीन से क्या जुड़ गया, प्रोलीन, प्रोलीन से क्या जुड़ गया, ल्यूसीन, ल्यूसीन से क्या जुड़ गया हमारा। इस तरीके से एक लंबी चेन बनती चली जाएगी। अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है वो एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाएंगे एक सीधी चेन में। तो अगर अल्फ़ा अमीनो एसिड हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक सीधी चेन में जुड़ते चले जाएं तो ये कौन सी संरचना बनेगी, प्राथमिक संरचना बनेगी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि अगर हम इनका क्रम बदल दें, जैसे अभी वैलीन यहाँ पे था, हम इसका क्रम इधर कर दें, वैलीन इधर कर दें और प्रोलीन को इधर कर दें, मतलब कुछ ऐसे लिख दूँ मैं, प्रोलीन, हिस्टीडीन और यहाँ पे कर दिया हमने वैलीन, फिर ये क्या कर दिया, ल्यूसीन। ठीक है, तो इनकी और इनकी, इन दोनों की ही गुणों में बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाएगा। मतलब अगर अमीनो अम्लों का क्रम बदल दिया जाए तो बनने वाली प्रोटीनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके कुछ अलग गुण होंगे और इस वाले के कुछ अलग गुण होंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा अमीनो एसिड का क्रम बदलने से प्रोटीन के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीयक संरचना। तो द्वितीयक संरचना में क्या होती है, द्वितीयक संरचना दो प्रकार की होती है। पहली अल्फ़ा हेलिक्स, अल्फ़ा हेलिक्स, और दूसरी क्या होती है, बीटा प्लीटेड शीट। दूसरी क्या होती है, बीटा प्लीटेड शीट, हिंदी में भी लिख सकते हो बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, अल्फ़ा हेलिक्स वाले में क्या होता है कि ये जो सीधी लाइन वाली संरचना थी, इसमें पहले और चौथे अमीनो अम्ल के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो हमें कुछ ऐसी स्प्रिंग के टाइप की संरचना मिलती चली जाती है, स्प्रिंग के टाइप की संरचना मिलती जाती है और इसी संरचना को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स संरचना बोलते हैं। एक लाइन में लिखोगे कैसे कि प्रथम अमीनो अम्ल तथा चतुर्थ अमीनो अम्ल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमें स्प्रिंग जैसी एक संरचना देखने को मिलती है, जिस संरचना को अल्फ़ा हेलिक्स संरचना कहते हैं। ठीक, फिर दूसरा क्या आता है द्वितीयक संरचना में, दूसरा प्रकार क्या होता है, बीटा प्लीटेड शीट। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे एक सीधी एक लंबी लाइन बनी हुई थी, तो इस तरीके से बहुत सारी जो सीधी लंबी लंबी लाइनें हैं, इनके बीच में आपस में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इनके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये जो अमीनो अम्ल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो एक चद्दर प्रकार से बना लेते हैं, आगे बढ़ता जाएगा, एक शीट बनती जाएगी। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट। कैसे लिखोगे, एक लाइन में, प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाओं को अगर एक क्रम में लिया जाए और उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से एक शीट बनती है और उस शीट को हम क्या बोलते हैं, उस शीट वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड संरचना बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट संरचना बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो, थोड़ा सा डिटेल में आपको बुक में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो।